नमस्कार, आई Ramesh Dabral वेलकम यू ऑल टू एसएफ क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। और सबसे पहला चैप्टर जो है आपका आता है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब आपने रिलेशंस एंड फंक्शन आपने क्लास 11 पे भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे होंगे, ठीक है। जैसे रिलेशन हो गया, उसके बाद फंक्शन में आपने डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस के क्या वो होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है, आपने ये सब वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा आप उसको क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब आप थोड़ा सा उसके ऊपर की बातें करने वाले हो, ठीक है। उन जो भी चीजें आपने वहां पे बात की थी उससे जस्ट ऊपर अब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, तो इसीलिए पहले उसको क्लियर कर लेना और फिर यहाँ से आप इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन का नाम सुनते ही कि बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, क्योंकि हम रिलेशन शब्द का इस्तेमाल मैथ्स में कम और डेली लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं। आपको पता होगा क्यों है। अभी यहाँ पे तो हम मैथ्स की भाषा में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज से कैसे हमारा संबंध रखती है, रिलेटेड कैसे है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लूं कि अनिमेश इज द सन ऑफ विजय, ठीक है। तो मेरे फादर का नाम विजय है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम दोनों कैसे रिलेटेड है कि मैं उनका बेटा हूँ। वैसे एक उल्टा रिलेशन बनाऊं कि डैश इज द सन ऑफ डैश इज द फादर ऑफ डैश, ठीक है। तो विजय इज द फादर ऑफ अनिमेश, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है रियल लाइफ में। अब वैसे ही क्या होता है, हमारे जो मैथमेटिक्स में अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ या अपने ही सेट के एलिमेंट्स के साथ किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेट ए ले लूं, 1 2 3, ठीक है, एक सेट ए ले लिया। फिर दूसरा सेट मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। ये ले लिया 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेटमेंट लूं, रिलेशन 1 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स कॉमा वाई ऐसे टाइप के एलिमेंट्स आएंगे हमारे रिलेशन के अंदर, ठीक है। और वेयर y is equals to x plus 3, ठीक है, एंड x belongs to a and y belongs to b, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो x और y के बीच में रिलेशन कैसा है कि y किसके इक्वल है, x plus 3 के इक्वल है। और क्या हो जाएगा, x क्या करना चाहिए, a को बिलोंग करना चाहिए और y क्या करना चाहिए, b को बिलोंग करना चाहिए। तो ये रिलेशन आपके पास है। तो अगर मैं इसका क्या बनाऊं, रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। ये तो रही सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन की। अब हम रोस्टर फॉर्म बनाए अगर, तो मैं अगर सेट ए से 1 एलिमेंट लेता हूं, तो 1 को अगर मैं x की जगह पर रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पे 1 और 4 आपके रिलेटेड है। 2 रखूंगा x की जगह पे, 2 + 3 5 आएगी। तो 2, 5 आपके रिलेटेड है। फिर 3 रखूंगा तो 3 + 3 6 आएगी। तो यहाँ पे 3, 6 आपके रिलेटेड है। और इससे ज्यादा कोई एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि और कोई यहाँ पे रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक रिलेशन होता है। नॉर्मली जो हम रिलेशन, अगर मान लो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपको कैसे निकालना है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के रिलेशन आते हैं, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, और उसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। हम इनके बारे में भी अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, तो आप ऐसा एक रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना यही, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि रिलेशन होता क्या है। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे a क्रॉस b निकालूं, ठीक है, तो a क्रॉस b, तो ये क्या आएगा। तो हमें यह करना होता है कि हर एक एलिमेंट सेट a का जो है उसको हर एक एलिमेंट ऑफ सेट b के साथ क्या करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। तो 1 जैसे 4 के साथ रिलेट किया, फिर हमने किया 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, फिर हमने 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, फिर हमने 3 को किया 4 के साथ, फिर और क्या किया हमने, 3 को किया 5 के साथ,
और 3 को किया 6 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो A क्रॉस B था ना वो पूरा का पूरा आ चुका है। मतलब इससे जो जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस जो भी हो सकते थे इसके अंदर इन दोनों के बीच में, वो सारे हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। ठीक है, A क्रॉस B का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना, सारे के सारे जो A के हैं वो सब रिलेटेड होने चाहिए हर एक एलिमेंट के साथ B के। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, A क्रॉस B। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे। तो देखो अब क्या होगा, ये जो सेट होता है ना जिसपे हमारे दो सेट के बीच के सारे रिलेशन आ जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन ठीक है, ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें देखो क्या हो रहा है, सारे जितने भी पॉसिबल रिलेशन है सब इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बाकी जितने भी रिलेशन होंगे ना आर, वो क्या होंगे, हमेशा सबसेट और इक्वल टू होंगे A क्रॉस B के। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी यहाँ से क्या बनाओ, अलग अलग रिलेशन इनके बीच में बना लो, वो सारे क्या होंगे, या तो सबसेट होंगे A क्रॉस B के, या हो सकता है कि वो A क्रॉस B के इक्वल भी आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो सुपर सेट होता है सारे पॉसिबल रिलेशन का बिटवीन एनी टू सेट्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब एक रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे, आप बताना है इस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। R2 is equals to x comma y such that x is equals to y and x belongs to A and y belongs to B। एक ऐसा रिलेशन आया आपका कि एक्स वाई क्या है, दो ऐसे मतलब ऐसे टाइप के एलिमेंट्स हमें चाहिए R2 में, और जो भी क्या होना चाहिए, जो x होना चाहिए वो y के इक्वल होना चाहिए, और x जो बिलोंग करना चाहिए A को और y जो बिलोंग करना चाहिए B को। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 4 के इक्वल नहीं है, 1 5 के इक्वल नहीं है, 6 के इक्वल नहीं है, 2 भी किसी के इक्वल नहीं है, 3 भी किसी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो R2 है ना वो आपका क्या है, इट इज 5, मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है का मतलब क्या हो गया कि ये एक हो जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको किताब में भी डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन जैसी खास जरूरत होती नहीं, कहीं भी डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, बट आपको मतलब समझ में आना चाहिए उस चीज का। और दूसरा आपको ऐसे उसकी वो सेट बिल्डर फॉर्म और वो सब बनाना आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या होने वाला है, अब आप ना जो ज्यादातर रिलेशंस पढ़ेंगे ना वो कैसे होंगे रिलेशन, वो एक पर्टिकुलर सेट ए से दूसरे पर्टिकुलर सेट ए में ही जाने वाले हैं। 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे अब क्या कर सकते हैं, आप इसमें अलग अलग रिलेशन ए क्रॉस ए बना सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए आपका क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो आपके आगे के रिलेशन आने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, वो ज्यादातर क्या होगा, एक सेट से जाएंगे और वो उसी सेट के ऊपर ही होंगे, मतलब कि ए से जाएंगे और ए पर ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लेना। अब यहाँ पे हम रिलेशन बना के देखते हैं कोई पर्टिकुलर, जैसे R1 देख लिया, R1 इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट, यहाँ पे क्या बनाऊं मैं,
y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू x कॉमा y बोथ बिलोंग्स टू a, ठीक है। दोनों ही a को बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 की अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाना चाहूंगा तो देखो x प्लस 1 करना है, ठीक है। तो पहले a में हम 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 कॉमा 2 आपका एक रिलेशन बनेगा क्योंकि जो 2 है वो a में बिलोंग करता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि x को अगर रखते ही ऐसा कोई नंबर आया जो a को बिलोंग ही नहीं करता हो तो उसको हम रिलेशन नहीं मान सकते, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 रखूंगा तो 3 आएगा, तो 2 कॉमा 3 भी आपका एक्सेप्टेबल है। 3 रखूंगा तो 4 आएगा, वो भी एक्सेप्टेबल। बट जैसे ही आप क्या करोगे, 4 रखोगे तो कैसा आ जाएगा ये, 4 यहाँ रखते ही 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और 4 प्लस 1 5 आपका यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए वो इसका एलिमेंट नहीं होने वाला है। तो जो हमारा रिलेशन 1 आया है वो कुछ ऐसा आएगा, उसके अंदर इतने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल रिलेशन आता है। मैं अब एक रिलेशन यहाँ पे लिखूं, ये हमारा रिलेशन है। तो इसका जरा आप रोस्टर फॉर्म लिख के देखो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप तब तक अपनी कॉपी में लिखिए। 1 कॉमा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 इक्वल है एक दूसरे के। 2 कॉमा 2 भी इक्वल है। 3 कॉमा 3 भी इक्वल है और 4 कॉमा 4 भी इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आया है। तो ये इस टाइप के रिलेशन को जहां पे हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही क्या होता है, रिलेटेड होता है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है ना वो खुद से ही रिलेटेड हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो क्या होना चाहिए, जो सामने वाली चीज होनी चाहिए वो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए जिस चीज का वहां पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को जहां पे a कॉमा a ही हमारा रिलेशन r को बिलोंग करेगा, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, अ रिलेशन is said to be reflexive if a comma a belongs to r और every a belongs to a। मतलब इसका क्या हो गया, ये a कॉमा a अगर r को, रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पर क्या है, जो a है वो सारे a के लिए ट्रू है। मतलब कि जो a के अंदर, कैपिटल A सेट a के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो जो हमारा रिलेशन r होता है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर रिलेशन लिखा है तो इसके बारे में भी समझते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1,2 इस रिलेशन में है और 2,1 भी इस रिलेशन में है। फिर आपको दिख रहा होगा 3,1 भी इस रिलेशन में है और 1,3 भी इस रिलेशन में है। 4,1 भी इस रिलेशन में है, 1,4 भी इस रिलेशन में है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 से भी रिलेटेड है और 2 1 से भी रिलेटेड है। 3 1 से रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है। फिर 4 1 से रिलेटेड है और 1 4 से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिसिटी दिख रही होगी। जैसे आप मान लीजिए मेरा कोई एक भाई है, ठीक है। तो मैं उसका भाई हूँ और वो मेरा भाई है, तो दोनों कैसे रिलेटेड है, सेम रिलेशन के थ्रू दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे भाई का नाम है, मेरा नाम है ए, उसका नाम है आर। तो ए इज रिलेटेड टू आर एंड आर इज रिलेटेड टू ए अंडर द सेम रिलेशन। तो अगर ऐसा क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों तरफ से एक जैसा, ठीक है। जैसे ही पलटा दो तो भी सेम रहेगा
और सीधा भी रखो तो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्री बोलते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 2 आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इस रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वाले एलिमेंट यहाँ से मिसिंग है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जितने इस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके काउंटर वो अगर है उसके अंदर, जैसे यहाँ पे 1,2 अगर एग्जिस्ट करता है तो 2,1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 3,1 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1,3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 4,1 है तो 1,4 भी होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा आता, यहाँ पे एक और एलिमेंट आता 2,3, बट क्या होता इसके साथ का जो सिमेट्रिसिटी के लिए चाहिए एलिमेंट वो ना एग्जिस्ट करता इसके अंदर, ठीक है। 2,3 जैसे ही आया, यहाँ पे 3,2 आया ही नहीं, तो ऐसे केस में फिर क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका सिमेट्रिक जो काउंटर पार्ट है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट ऐसा ना हो, अगर मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसका यहाँ पे वो नहीं वो कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो जाए तो ये बिल्कुल क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। चाहे बाकी ए सेट ए से ए पर जितने भी सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे ना हो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट रिलेशन 1 के अंदर जितने एलिमेंट है ना उन सबके काउंटर पार्ट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी इस रिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाएगा। बाकी अगर इसमें जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है। इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका काउंटर पार्ट उसे नहीं मिला है, मतलब जिससे सिमेट्रिक बनाने के लिए नहीं मिला हुआ है, तब आप इस रिलेशन को अनसिमेट्रिक बोल सकते हो, वरना ये सब कुछ बढ़िया ही है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक रिलेशन ही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपने ये भी समझ लिया, फिर नेक्स्ट रिलेशन समझते हैं। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ यहाँ पे, रिलेशन R is said to be symmetric in A if A1, A2 belongs to R implies and implied by A2, A1 belongs to R, and where A1, A2 belong to A, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक और रिलेशन लिखा है और इसकी भी एक अलग सी विशेषता होती है, इसको भी हम एक नाम से बुलाते हैं। जैसे अभी आपने सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, तो ये भी रिलेशन क्या होता है, ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है 1,2 अगर R3 को बिलोंग कर रहा है और 2,3 भी अगर R3 को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमें मिलना चाहिए कि 1,3 मतलब ये वाला एलिमेंट तीसरे वाले एलिमेंट के साथ वो करना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए इसी रिलेशन के अंदर, ठीक है। जैसे A is related to B and B is related to C, then A should be related to C, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक एलिमेंट का ऐसा हो रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ देखो 2 is related to 4, then 4 is related to 1, तो this implies 2 is also related to 1। तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। फिर 4 is related to 1, then 1 is related to 3, और उसके बाद हमें ये भी मिल रहा है कि 4 is related to 3, तो यहाँ पे आपको इसका भी ट्रांजिटिव वो मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है कि लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन with relation with R a relation in T given by R is equals to T1 T2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R is equals to T1, T2, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, such that T1 is congruent to
है, ये है। तो हमें क्या करना है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या हो, इन रिलेशन मतलब इन सेट ए क्या हो, वो तीनों ही प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव की मैंने शायद डेफिनेशन नहीं दी, तो यहाँ पे देते हैं रिलेशन R is said to be transitive in A if A1, A2 belongs to R, A1, A2 belongs to R, and A2, A3 belongs to R, implies A1, A3 belongs to R। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर एवरी A1, A2, A3 belongs to A। ये होती है आपकी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। और जो तीनों ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता हो जो रिलेशन, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन में गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे इसकी कैसी है। तो अगर T1 T2 इज क्या दे रखा है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो मुझे बताइए कोई भी ट्रायंगल ले तो वो क्या खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इक्वली तो होता है ना। तो हर कोई क्या होता है, अपने कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो रिलेशन होने वाला है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल खुद से कैसे रिलेटेड होता है कि वो खुद के ही क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, सिंस एवरी triangle is congruent to itself, therefore the relation R is reflexive। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना T1, T1 belongs to R, T, T belongs to R for every T belongs to R, triangle belongs to R। तो ये इससे क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्सिविटी इसकी प्रूफ हो जाती है। फिर सिमेट्रिसिटी देखेंगे। सिमेट्रिक ही लिखते हैं इस तरह से, सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर ट्राइंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? तो इसी रिलेशन के अंदर क्या हो जाएगा, T2, T1 भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाता है। सिंस we know that if a triangle T1 is congruent to another triangle T2, then
T2 is also congruent to T1. So this implies R is symmetric. यहाँ एंड में भी लिख देना कि R is reflexive। तो यहाँ से फिर हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, देख लेते हैं चलो। ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि अगर एक एलिमेंट A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, तो हमें मिलना चाहिए कि A C से भी रिलेटेड होगा। ऐसा ही होता है हमारा ट्रांजिटिविटी। तो अगर मुझे बताइए एक ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्रायंगल किसी तीसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या पहला वाला और तीसरा वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? मैं यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाता हूँ। देखो ये कॉन्ग्रुएंट है इस फिगर के और ये कॉन्ग्रुएंट है इस फिगर के। तो मुझे बताइए ये दोनों भी क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? बड़े आसानी से हो जाएंगे, है ना। तो इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो आप इसकी लैंग्वेज भी खुद लिख सकते हैं कि सिंस अ ट्रायंगल T1 is congruent to triangle T2 and triangle T2 is congruent to triangle T3, so this further follows that T1 will also be congruent to T3। ये लिख के आप लिख सकते हैं कि hence the relation R is also transitive, ठीक है। और ये करते आप लिख देना कि since this relation exhibits all the three properties, therefore this relation is equivalence relation। और जैसे ही आप कर देंगे उसके बाद आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ मैं। Since a triangle T1 is congruent to triangle T2 and triangle T2 is congruent to T3, then we can say that since we if we can say that triangle T1 is congruent to T3। तो यहाँ से मिल जाएगा कि T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R implies T1, T3 belongs to R, therefore for every T1, T2, T3 belongs to A है कि क्या है R, T होगा शायद, वो T है। For every, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो आप नीचे लिख देना कि hence relation R is also transitive और उसके बाद लिख देना कि therefore this relation is equivalence relation, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2 and L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो उसने बोला है कि R कैसा है, is equals to L1, L2, L1 is perpendicular to L2, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक तो होगा बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। तो देख लेते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
देखिए रिफ्लेक्सिविटी क्या का मतलब क्या होता है कि एक चीज खुद ही से क्या हो, रिलेटेड हो। मुझे बताइए कोई भी लाइन, ठीक है, ये लाइन है, क्या ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? देखिए खुद के पैरेलल तो चलो एक बार के लिए मैं बोल भी दूंगा, पर खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? परपेंडिकुलर होने के लिए तो बीच में 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस no line is perpendicular to itself, therefore no element of the type L1 L comma L belongs to R where L belongs to L। ठीक है, यहाँ पे L1 लिख देते हैं, L1 और L1 belongs to L। Therefore this relation is not reflexive। तो इसके आप ऐसा स्टेटमेंट लिखना, therefore this relation is not reflexive। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि सिमेट्रिक, वो देखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिसिटी देखते हैं तो क्या होगा। देखो अब मुझे बताइए कि अगर कोई एक लाइन, ये L1 ये L2, L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगी? तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो L1 L2 के बीच में 90 डिग्री बने या L2 L1 के बीच में 90 डिग्री, दोनों बातें तो सेम है। इसीलिए क्या होगा, ये रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो चलिए फिर लिख देते हैं इसे। Since a line L1 perpendicular to L2 implies L2 is perpendicular to L1, therefore L1 comma L2 belongs to R implies and implied by L2 comma L1 belongs to R। For every L1 comma L2 belongs to L। ठीक है, तो ये जैसे ही हुआ हमारा सारा काम खत्म हो गया। नीचे लिखना कि therefore the relation is symmetric, बस खत्म होगी बात। फिर हम ट्रांजिटिविटी देखेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए अगर देखो कि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ये L1 और ये L2, ठीक है, और क्या हो जाए, तीसरी लाइन किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? जैसे हमारा जो रिलेशन था कैसा होना चाहिए कि L1 L2 से रिलेटेड है, L2 L3 से रिलेटेड है, और इससे भी मिलना चाहिए कि L1 L3 से रिलेटेड हो। देखो अगर कोई लाइन L1 वो L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L3 ये हो गया, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर होंगी? तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि जो L1 और L3 होने वाले हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। जैसे ये होगा आपका काम खत्म है, आप यहाँ पे लिख देना। If L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, this will imply कि L1 is parallel to L3 not perpendicular to L3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। तो आप लिख देना कि this relation is not transitive, क्योंकि ये और ये तो होल्ड कर रहा है बट जो तीसरा L1 should be perpendicular to L3 वो होल्ड नहीं कर रहा है, और यहाँ से क्या हो जाता है, आपका चीज खराब हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। उसने बोला था आपको दिखाना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है बट ना ही ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए नहीं, आज हमने समझा कि रिलेशन क्या होता है फ्रॉम ए टू ए, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।
ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिकैप देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो एक पर्टिकुलर रिलेशन के अंडर एक सेट ए का, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया था हमने 1,1 2,2 सेट ए में बिलोंग करते हैं, तो इसलिए क्या हो गया था, वो जो रिलेशन जिस रिलेशन के हमने बनाया था अंडर की 1,1 2,2 3,3 4,4, तो वो क्या हो गया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया था। फिर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी क्या होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैं अपने भाई का भाई हूं तो वो भी मेरा क्या होगा, भाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है सेम स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, वैसे ही क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन था कि अगर मैं अपने भाई का भाई हूं और वो किसी और का भाई है, तो ऑटोमेटिकली मैं और जो तीसरा आदमी है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई करना। हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और भी सारे करेंगे। ठीक है, बट मैंने समझा दिया है और इस वीडियो में ज्यादा हम रख नहीं सकते, मतलब बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।